हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। अल्कोहल और ग्लूकोज कंपाउंड जो है इनके अंदर हाइड्रोजन होता है, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड्स। लेकिन फिर भी हम लोग इनको एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते। तो डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो आपने एक एक्टिविटी लिखनी है इस चीज को प्रूव करने के लिए। तो ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। एक्टिविटी 2.8। आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना है और इसी तरीके से एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है। आप लोग यहाँ पे जो एसिड वाला पार्ट है उसे आप लोग स्किप भी कर सकते हो, या फिर अगर मैं बोलूँ कि स्किप ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तभी आप कंपेयर करके प्रूव कर सकते हैं कि व्हाई वी आर नॉट कैटेगराइज ग्लूकोज एंड अल्कोहल एज एसिड। तो इस एक्टिविटी में क्या क्या था, आपने ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन लिए थे। फिर एक बीकर आपने लिया जिसके अंदर आपने एक कॉर्क फिक्स किया और उस कॉर्क के ऊपर आपने 2 आयरन की नेल्स लगा दी और इनको कनेक्ट किया था एक बैटरी, बल्ब और स्विच के थ्रू। अब आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम आपने ग्लूकोज जो है उसका सॉल्यूशन इसके अंदर डाला और आपने स्विच ऑन किया, तो आप देखते हो कि बल्ब ग्लो नहीं करता, यानी कि ग्लूकोज के केस में बल्ब ने ग्लो नहीं किया। फिर आप यहाँ पे ग्लूकोज का सॉल्यूशन निकाल दोगे और अल्कोहल का सॉल्यूशन पुट करोगे और फिर स्विच ऑन करोगे। तो अल्कोहल का जब आपने सॉल्यूशन ऐड किया तो अगेन आपने देखा कि बल्ब ने ग्रो नहीं किया। लेकिन जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन डाला और फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन यूज किया, तो दोनों ही केसेस में जो बल्ब था वो ग्लो करना शुरू हो गया। तो इससे क्या बात प्रूव होती है, इससे बात ये प्रूव होती है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, इन्होंने जो आयंस हैं वो वाटर में अपने रिलीज कर दिए हैं, जिनकी वजह से बल्ब ग्लो किया है। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि इनमें से आयंस रिलीज नहीं हुए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि जो आपके पास एसिड होता है वो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के आयन से रिलीज करता है और इसी वजह से जो बल्ब है वो ग्लो करेगा और इसी वजह से इनको कैटेगराइज किया गया है एसिड के तौर पे। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन के आयन से रिलीज नहीं करते, इसीलिए हम लोग इनको एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 लाइन में इसको खत्म करना चाहूँ तो कैसे खत्म करूंगा, ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन या H पॉजिटिव आयंस in aqueous solution, that is why they are not categorized as acid। तो इसको हम लोग एसिड की कैटेगरी में नहीं रखते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है इसमें कोई भी मिनरल्स वगैरह नहीं होते, वो तो कहता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन रेन वाटर कर जाता है। व्हाई? और इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, बिकॉज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टिल्ड वाटर does not contain any ion, so it will not conduct electricity। तो डिस्टिल वाटर कोई भी आयन जो है उसके अंदर नहीं होता, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जो रेन वाटर है, रेन
water contains ions, जिसमें आप cations and anions लिखेंगे, which are responsible for conduction of electricity through अ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है रेन वाटर में, तो उसकी वजह यह है कि रेन वाटर में आइंस होते हैं जो कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 2 पॉइंट है जो आपके आंसर में आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पापा। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? अगर वाटर की एब्सेंस है, वाटर अगर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते? यानी एसिड एसिड तब है जब वो वाटर की प्रेजेंस होगी, लेकिन अगर वाटर की प्रेजेंस नहीं है तो कहता फिर वो एसिड क्यों नहीं शो करता अपना कैरेक्टर? तो उसकी रीजनिंग क्या है? क्योंकि acid release H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आइंस in the presence of water which are responsible for its acidic behavior। तो हाइड्रोजन आइंस रिलीज होते हैं वाटर की प्रेजेंस में, एसिड उन्हें रिलीज करता है जो कि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी का प्रेजेंट नहीं है, वाटर एब्सेंट है, एसिड डज नॉट रिलीज H पॉजिटिव आइंस, तो हाइड्रोजन क्या है रिलीज नहीं करता, हेंस कैन नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। तो इसीलिए एसिडिक बिहेवियर भी वो शो नहीं करेगा। तो एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए हाइड्रोजन के आइंस रिलीज करना जरूरी है, और वो तभी पॉसिबल है जब वाटर की प्रेजेंस होती है। तो इसीलिए वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वो H पॉजिटिव आयन भी नहीं है, और इसीलिए एसिडिक बिहेवियर भी मिसिंग हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डन हुआ। नेक्स्ट है 5 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं A B C D E व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शॉर्ट pH एज दिस। तो मतलब A का pH है 4, B का pH है 1, C का pH है 11, D का pH है 7 और E का pH है 9। तो ये 5 सॉल्यूशंस के pH आपको दिए हुए हैं। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, तो D सॉल्यूशन जो है वो हमारा न्यूट्रल हो गया। N, उसके बाद स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, जितना ज्यादा pH हाई होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस यानी एल्कलाइन होता जाएगा। तो सबसे बड़ा pH 11 है, 7 से अबव है, तो एल्केलाइन। स्ट्रॉन्गली यहाँ पे S स्ट्रॉन्गली लिखना जरूरी है, तो SA लिख देंगे। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन सॉल्यूशन C।
स्ट्रॉन्गली एसिडिक, जितना पीएच छोटा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। तो 1,4 में से छोटी वैल्यू 1 की, तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो गया है पीएच 1 वाला, यानी कि बी सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक, बहुत खतरनाक एसिड। वीकली एसिडिक है तो एसिड लेकिन वीक है, तो पीएच जितना कम होता है उतना एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो अब 1 और 4 दोनों ही वीक, दोनों ही सॉरी एसिड को शो कर रहे हैं, लेकिन पीएच दोनों में से किसका सबसे कम है? 1 का, तो ये एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑटोमेटिकली 4 इसके कंपैरेटिवली क्या हो गया? वीकली एसिडिक हो गया। तो यानी कि जो सॉल्यूशन ए है वो वीकली एसिडिक कहलाएगा। वीकली एल्कलाइन, 7 से अबव वाले सारे सॉल्यूशन एल्कलाइन होंगे, बेसिक होंगे, लेकिन जिसकी वैल्यू पीएच की ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होगा। तो 7 से अबव अपने को 9 और 11 दिख रहे हैं, तो 11 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होगा। तो ऑटोमेटिकली है जो ई सॉल्यूशन है जिसका पीएच 9 है, ये वाला थोड़ा कम एल्कलाइन होगा एल्कलाइन, लेकिन स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में कम होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बी, वीक एसिड हो गया ए, न्यूट्रल हो गया डी, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन हो गया सी, और वीकली एल्कलाइन हो गया ई। तो ये 5 सॉल्यूशन आप लोगों को गिवन कर दिए। नेक्स्ट, arrange the pH increasing order of hydrogen ions concentration। हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली कहता है इनको अरेंज कर दें। ओके, तो अब देखिए पहले तो रिलेशन क्या है, जितना पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है? कम होने वाली है। यानी कि जितना पीएच ज्यादा है उतने हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि एसिडिक की स्ट्रेंथ डायरेक्टली हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम है तो मतलब pH विल बी मोर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयंस का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव पहले कम होंगे, फिर ज्यादा होंगे, फिर और ज्यादा होंगे, लाइक दैट। तो मतलब हमने इस तरीके से जो ऑर्डर है वो बनाना है। सॉरी, साइन गलत लिख दिया मैंने, साइन गलत कर दिए। ये हाइड्रोजन आइंस कम, फिर ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखना है। अब H पॉजिटिव और पीएच के बीच में रिश्तेदारी क्या है? पीएच जो है वो हाइड्रोजन के आयंस का इनवर्सली है। अगर H पॉजिटिव कम हो रहा है तो पीएच बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जिस पीएच की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके पास हाइड्रोजन के आयंस सबसे कम होंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन में लिखना है, सबसे पहले वो पीएच की वैल्यू आएगी जो सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज द सी। तो सी जो है वो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे। तो सी में जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है वो सबसे कम होगी। फिर उसके बाद सॉल्यूशन ई आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन की आयंस की कंसंट्रेशन सी से ज्यादा है। फिर अपने पास डी आएगा, फिर मेरे पास आएगा ए, और फिर आएगा बी। तो बी का पीएच सबसे कम है, तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। बात का ध्यान रखिए, हम लोगों ने पीएच का ऑर्डर नहीं दिया, पीएच के अकॉर्डिंगली तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जा रहा है, ठीक है ना। और वैसे भी ये चीज गलत है पीएच के अकॉर्डिंगली। तो हम लोग किसकी टर्म में बात कर रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सबसे पहले वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन के आयन सबसे कम होंगे, फिर उसमें ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर इसमें ज्यादा, और फिर इन सॉल्यूशंस में से सबसे ज्यादा। तो ये चीज है क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर करते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए,
Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tubes A and B. आपने दो टेस्ट ट्यूब ली हैं A और B और उनके अंदर मैग्नीशियम रिबन ऑफ इक्वल लेंथ आपने टेक ओवर किए। मतलब मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल है तो उसकी इक्वल लेंथ आपने दो टेस्ट ट्यूब में रख ली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। अब पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में मैग्नीशियम रिबन है। उसके बाद एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। दूसरी टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड है। अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड आर सेम। जितना अमाउंट HCl का ए के अंदर है उतना ही अमाउंट CH3COH के अंदर है। जितनी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि आयंस HCl ने यहाँ पर मतलब उसकी सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट बनाए हैं उतने ही आयंस पर सॉल्यूशन एसिटिक एसिड भी बना रहा है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फ्रीजिंग अकर मोर वाइग्रेसली एंड व्हाई। तो किस टेस्ट ट्यूब में जो फ्रीजिंग है, जो मतलब बबल्स बनेगी या रिएक्शन होगी वो ज्यादा होगी और क्यों? देखिए क्लियर है, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड कोई स्ट्रॉन्ग तब होता है अगर वो हाइड्रोजन आयंस ज्यादा रिलीज करे। एसिड स्ट्रॉन्ग रिलीजेस H positive ions more as compared to weak acid। तो वीक एसिड के कंपेयर में हाइड्रोजन आयन ज्यादा रिलीज करता है स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन के आयंस तो रिलीज होंगे लेकिन वैल्यू जो रहेगी वो कम रहेगी। यहाँ पे जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो हाइड्रोजन के आयंस हैं वो बहुत ज्यादा रिलीज होंगे यानी कि कंसंट्रेशन वी कैन से कि हाइड्रोजन आयंस की बहुत ज्यादा बनने वाली है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? HCl जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा एज कंपैरेटिवली इथेनोइक एसिड और इस वजह से जो रिएक्शन है वो यहाँ पर ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी ही ज्यादा वो रिएक्शन फास्ट करेगा और यही इन्होंने आंसर में बनाया है कि HCl ने ज्यादा आयंस रिलीज करने हैं तो वो ज्यादा मतलब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से रिएक्शन को फास्ट करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपके डन हुए। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले क्लियर हुए होंगे। काइंडली इनकी प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करनी है दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।